वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यावृक्ष। आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से गॉस प्रमेय को समझेंगे। गॉस प्रमेय को समझने के लिए कुछ मूलभूत चीजें होती हैं, जिसे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, डे फ्रेडरिक गॉस। डे फ्रेडरिक गॉस ने वैद्युत क्षेत्र के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी और उन्होंने बताया कि यदि कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित उस पृष्ठ जो बंद पृष्ठ है उसके अंतर्गत उपस्थित जितना आवेश होगा उसके 1/ε0 गुना होता है। पास में आ रही 1/ε0 गुना होता है। ये बात डे फ्रेडरिक गॉस ने बताई 19वीं सदी 19वीं मतलब 20वीं सदी के शुरुआत में, 1901 में शायद। तो डे फ्रेडरिक गॉस पहली बात तो सीजीएस पद्धति के बहुत बड़े महान ज्ञाता कहे जाते हैं। सीजीएस पद्धति के जनक भी कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं वो सीजीएस पद्धति में ही दी और सीजीएस पद्धति में ही इन्होंने बहुत सारी रिसर्च भी की। और गॉस की जो प्रमेय है, तो गॉस को प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंसी होती है क्षेत्रफल सदिश, घन कोण और वैद्युत फ्लक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वैद्युत क्षेत्रफल सदिश क्या होते हैं, क्षेत्रफल सदिश की क्या भूमिका होती है, घन कोण की क्या भूमिका होती है और फ्लक्स किसे कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन दो तीन टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे गॉस के प्रमेय के अंतर्गत कि ये होते क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गॉस के प्रमेय में। चैप्टर हमारा होगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये हमारा चैप्टर होगा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 का ये चैप्टर है गॉस की प्रमेय, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली टॉपिक हमारी होगी क्षेत्रफल सदिश। पहली टॉपिक होगी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जिसे हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश को हम जानते हैं, क्षेत्रफल की बात जानेंगे तो क्षेत्रफल को हम लोग जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। अगर मान लीजिए ये आयत हो तो इसकी हम लिए लंबाई ले लेते हैं, इसे चौड़ाई लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मात्रक हो गया मीटर, इसका मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, आज तक हम लोग ने यही पढ़ते चला है। लेकिन ये बात से अनभिज्ञ है हम लोग कि क्षेत्रफल एक सदिश भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्षेत्रफल है, हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा क्षेत्रफल है, इसकी भी तो एरिया है, इसकी एरिया है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है इसका ये फेज जो दर्शा रहा है इसके लंबवत, इसका फेज जो दर्शा रहा है इसके लंबवत एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, पहले लिखिए परिभाषा लिखते हैं, क्षेत्रफल परिमाण के साथ साथ क्षेत्रफल क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ दिशा भी होती है। ठीक है, जो क्षेत्रफल के बाहर क्षेत्रफल के बाहर लंबवत होती है ना। दूसरी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, किसी क्षेत्रफल के लंबवत, किसी क्षेत्रफल के लंबवत खींची गई रेखा, इस क्षेत्रफल के लंबवत खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश कहलाती है।
क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। ठीक है, कहेंगे क्षेत्रफल सदिश को, क्षेत्रफल सदिश को, क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश को हम लोग वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? कोई डाउट है? बोलिए। क्षेत्रफल सदिश में कोई डाउट हो तो बताइए। अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर तो आप समझ ही सकते हो कि इसके लंबवत, मतलब ये अगर सदिश है तो इसके लंबवत, ये रेखा जो हो गई इसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम अगर एक बुक उठा दें, जैसे पेज ही लेंगे, देखिए ये हमारे पास पेज है एक, तो अगर हम बात करें तो इसके कितने फेज बने? 2 फेज बने। एक तो हमारा फेज ये है, एक फेज ये इसके पीछे। तो इस फेज की बात करेंगे, इस क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इस क्षेत्रफल के लंबवत ये जो रेखा होगी, इस क्षेत्रफल के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? क्या कही जाएगी? क्षेत्रफल सदिश। और अगर इस फेज की बात करें, ये जो हमारे पीछे दिख रहा है, तो इस फेज के लंबवत जो खींची गई रेखा होगी ये हमारी क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। तो यदि दिशा बदलती है, देखिए इसके लंबवत, तो हम कह सकते हैं अगर फिगर हम लें तो इस तरीके का अगर एक फिगर लेते हैं, ठीक है, तो इसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? ये हमारा परिमाण हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर होता है एन कैप ए मॉड ए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है एकांक सदिश, एकांक सदिश एन कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू एन कैप मॉड ए। ये दोनों बातें सेम है। देखिए, तो किसी तल के लंबवत, ये मैंने मान लिया कि ये तल है, इसके लंबवत, देखिए इसके लंबवत, अब 2D है तो 2D से बना नहीं सकते, तो 3D है तो इससे रिप्रेजेंट तो 2D में करना पड़ेगा, DB में। ठीक है, तो इसलिए ये जो इसके लंबवत रेखा है, इसको हमने इसके लंबवत ऐसे बना दिया। ठीक है, इसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। और क्षेत्रफल सदिश को हम लोग वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है यहाँ पे? रटना नहीं है आपको, बस यही जानना है कि किसी भी क्षेत्रफल सदिश, कोई क्षेत्रफल सदिश जो होता है, किसी क्षेत्रफल के एक लंबवत खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। किसी क्षेत्रफल के, कोई भी क्षेत्रफल, उससे लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, गाउस की प्रमेय मिटाना नहीं है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत? गाउस की प्रमेय के अंतर्गत ही पढ़ रहा है। ठीक है, गाउस की प्रमेय के अंतर्गत ही पढ़ रहा है। दूसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे। दूसरी परिभाषा होती है घनकोण। हे प्रभु, दूसरी परिभाषा होती है घनकोण, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोण को, समतली कोण को। क्या होता है समतली कोण? कहेंगे किसी वृत्त के चाप के कारण वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण समतली कोण कहलाता है। समतली कोण कहलाता है। समतली कोण कहलाता है, जिससे हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहते हैं कोण का मात्रक, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक उसी प्रकार घनकोण समझना है तो हम कोण के आधार पर ही समझें। जैसे हम लोग कहते हैं कोण बराबर होता है कितना? कोण बराबर
चाप बट्टे में कितना, त्रिज्या। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे घन कोण को, कहेंगे ठीक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है, ठीक कोण के आधार पर किसी गोली पृष्ठ द्वारा, ठीक है, गोली पृष्ठ के कारण गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, गोले के केंद्र पर, यहां पे अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं फिगर ऐसे, है ना, ठीक है, ये हमारा बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गोले के केंद्र पर अंतरित, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घनकोण कहलाता है ना, घनकोण कहलाता है। इसका मात्रक घनकोण ऐसे लिखेंगे, घनकोण का मात्रक, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा देखिए, ओमेगा ज्यादा होता नहीं है, ओमेगा को अगर बनाना हो ऐसे डब्लू बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे बस, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। हमने गोल बनाया, यहां पे हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ हो, इस पृष्ठ के कारण इस पर जो अंतरित कोण हो गया, ये क्या कहलाया, घन कोण कहलाया, डी ओमेगा, मैंने कहलाया डी ए, ठीक है, ये इसे हम ओ कह लेते हैं, ये हमारी कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई। तो कह रहे हैं घन कोण बराबर क्षेत्रफल बट्टे में त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, घनकोण बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि घनकोण की बात करें, घनकोण कितना होगा, त्रिज्या हमारी आर हो गई ना, कोण हमारा कितना, अगर पूरे कोण पहले इस तरह लिखते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यदि हम संपूर्ण कोण की बात करें, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा, संपूर्ण कोण कितना होगा, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल ए अपन कितना, आर स्क्वायर। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जब बताइए तो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कह देंगे ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपन कितना, आर स्क्वायर, से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ओमेगा बराबर बनेगा 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, ये हो गया। देखिए घनकोण की बात कैसे, लेकिन क्या हमें इस घनकोण की व्याख्या करनी है, नहीं, हमको जो घनकोण चाहिए वो क्षेत्रफल सदिश के अकॉर्डिंग घनकोण चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा घनकोण, अभी तो हमने इस वीडियो मतलब कि इस टॉपिक से सिर्फ हमने कोण और घनकोण को समझा है, कोण के माध्यम से घनकोण को, हम घनकोण को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसकी व्याख्या भी हुई नहीं, अभी इसको और आगे देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखेंगे, इसे मिटाते हैं थोड़ा सा यहां तक, ठीक है। कहेंगे ये तो हो गया। अगर हम एक स्टेरेडियन की बात करें तो कहेंगे एक स्टेरेडियन वह घनकोण है
घन कोण है जो गोले के त्रिज्या के वर्ग, गोले के त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर कोण अंतरित करती है, कोण अंतरित करता है। गोले के कारण, है ना, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल कि गोले के कारण उस पर कोण अंतरित करता है, गोले के केंद्र पर। जैसे मान लीजिए कि अगर ये गोले के केंद्र पर एक स्टेरेडियन कोण हो तो हम कह सकते हैं कितना क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बताइए तो, डी ए बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी ए अपान आर स्क्वायर, और इसका मान कितना है आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन। बात समझ में आ रही है? एक स्टेरेडियन की बात समझ में आ रही है? एक स्टेरेडियन क्या कहलाता है, इतना, है ना। मतलब अगर इस क्षेत्रफल का मान आर त्रिज्या के आर स्क्वायर के बराबर हो तो इस केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा डी ओमेगा का मान, ठीक है, सॉरी डी ओमेगा का मान ये एक स्टेरेडियन कहलाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा देखेंगे और क्षेत्रफल सदिश के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही घन कोण को हम लोग क्षेत्रफल सदिश के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पॉइंट हो, कोई त्रिज्य वेक्टर हो यहां पे, ये कोई सदिश हो, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहां पे इसका कोई क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से हो, ऐसे हम लोग बना देते हैं ऐसे, ठीक है। बस मेरी ये हमारा कहलाएगा डी ए, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा क्या, डी ए कहना है, देखिए, ठीक है, और ये हमारा कोण कहलाया डी ओमेगा, इसको हम ओ कह लें, ठीक है, और ये हमारा कहलाएगा एन कैप, और यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ये हो जाएगा डी ए, और इसके बीच बना कोण कितना हो, थीटा, ठीक है, इसके बीच बना कोण कितना हो, थीटा। तो डी ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए अभी हमने कहा था कि एन कैप बराबर कितना, ए कैप वेक्टर ए अपन मॉड ए, यही बोला था हमने, यही बोला था आपको। तो देखिए क्या करेंगे, अभी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर, देखिए यहाँ पे हो गया, क्या लिख सकते हैं, यहाँ का जो सदिश होगा एक तो ये हो गया और एक ये, तो कहेंगे क्षेत्रफल बराबर डी ए डॉट एन कैप, ठीक है। तो कह सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कहेंगे यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए के द्वारा केंद्र ओ पर घन कोण डी ओमेगा अंतरित हो तथा क्षेत्रफल सदिश एवं एकांक सदिश के मध्य कोण ना थीटा हो तो क्षेत्रफल बराबर
क्षेत्रफल बराबर डी ए बराबर कितना लिख सकते हैं, डी वेक्टर डी ए डॉट एन कैप, ये लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जी हाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। तो कह दें यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश जो है, क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर सदिश, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो, थीटा। तो कहेंगे घन कोण, घन कोण बराबर क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बटे में कितना होता है, क्षेत्रफल बटे में कितना होता है, त्रिज्या का स्क्वायर। अच्छा, त्रिज्या का स्क्वायर, यहाँ पे हम त्रिज्या भूल गए हैं, त्रिज्या हम यहाँ पे ले लेते हैं वेक्टर आर। ठीक है, तो क्या कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो गया, वेक्टर डी ए अपॉन एन कैप इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इस स्थान पे लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर, डी ओमेगा बराबर, कोड कितना है, डी ओमेगा बराबर कितना है, डी ए एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। और एक चीज हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा, और ये इन दोनों का मॉड होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, डी ए मॉड एन कैप मॉड कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और एक चीज हम लोग और जानते हैं, जब किसी एकांक सदिश का मॉड लिया जाता है तो इसका मान कितना आता है, 1। तो लिख लेंगे इसका मान कितना होगा, 1। तो लिखेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल सदिश के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल सदिश के अकॉर्डिंग जो हमारा कोड बना हुआ कितना बना है, डी ए इज इक्वल टू डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। अच्छा, एक बात और है कि किसी किसी जगह पे जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम लोग डी ए बराबर डी ए ना लेकर के डी एस लेते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग डी ओमेगा बराबर ये भी लिख सकते हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, तभी जाकर के हम गॉस जो प्रमेय है, गॉस के प्रमेय है, उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रमेय को याद रखेंगे तब। बात समझ आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, नोट हो गया आपका, हो गया नोट। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। देखिए घन कोण तो हो ही गया, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के पहले हम लोग ध्यान रखते हैं फ्लक्स क्या होता है, समझ लेंगे, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स तो पढ़ेंगे ही आज। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, तो फ्लक्स की परिभाषा ये होती है कि किसी क्षेत्रफल से, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाले क्षेत्रफल, किसी भी मतलब कोई भी काल्पनिक क्षेत्रफल हो, उससे गुजरने वाली जो रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं, उनसे गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी वस्तु से, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें, जैसे हमारे पास एक पेज है, हमारे पास एक पेज है, इसमें हमने इस पेन को आर पार कर दिया, देखिए इस पेन को आर पार कर दिया, तो इस क्षेत्रफल से कितनी रेखा गुजर रही है भाई, कितनी रेखा गुजर रही है, देखिए यही ना, एक आर पार गुजर रही है, तो ये हमारा कहलाएगा फ्लक्स। क्या कहलाएगा, फ्लक्स। कितना फ्लक्स कहलाए, क्षेत्रफल कोई भी हो, एक लाइन गुजर रही है यहां से, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ते हैं तो कहेंगे, इसकी परिभाषा वैद्युत फ्लक्स के अंतर्गत होगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये देखते हैं वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स आधा फ्लो होता है, इंग्लिश लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। वैद्युत फ्लक्स, सॉरी, वैद्युत वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स में स्थित, वैद्युत फ्लक्स में स्थित, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे लगाएंगे क्या, कॉमा, ठीक है। फ्लक्स पृष्ठ से होकर, पृष्ठ से होकर गुजरने वाली पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है, ठीक है, माप है। दूसरा कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा कहेंगे किसी काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसे फाई ई से, किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये भी कह देंगे वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि। अच्छा, फिगर समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई फिगर हो, कैसा भी फिगर बनाते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई फिगर है इस तरीके से, ठीक है, ये कोई फिगर है इस तरीके से, मान लिया, ठीक है, कि हमने कोई फिगर बना लिया। अब मान लेते हैं कि ये हमारा कोई क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल का मान है डी ए, ठीक है। और यहाँ पे वैद्युत बल रेखा जो है वो इतना है, इसका क्षेत्रफल सदिश जो है, क्षेत्रफल सदिश वो यहाँ से ये है, इसके बीच का कोण कितना है, ठीक है, ठीक है। तो कहेंगे माना सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा वेक्टर ई हो तथा
तथा क्षेत्रफल सदिश सदिश क्षेत्रफल सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश एवं एकांक सदिश, या ऐसे लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र के मध्य बना कोण थीटा हो तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई, देखिए क्योंकि ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। ठीक है, इतना हो जाएगा, कंफर्म है। और एक चीज हम लोग जानते हैं, ये बात एक चीज क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, पता है हम लोग। तो कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल। संपूर्ण पृष्ठ बंद पृष्ठ होगा, डी फाई इसे बंद समाकलन कहते हैं, याद रहे, ई इंटू डी ए। तो क्या लिखेंगे इसे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, डी ए कॉस थीटा, बात समझ आ रही है, डी ए कॉस थीटा। आगे लिखेंगे डी फाई, देखिए जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, डी एक्स का कितना हो जाता है एक्स, तो डी फाई करेंगे कितना हो जाएगा फाई, लिखेंगे फाई ई बराबर फाई ई लिखिए क्योंकि वैद्युत फ्लक्स है ना, फाई ई बराबर क्या करेंगे, ई कॉस थीटा बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा डी ए, और कहेंगे सिंस डी ए बराबर कितना कितना हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्या देंगे फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और इसे हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए। ठीक है, लिख सकते हैं, ये हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये दर्शा सकते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं, वैसे तो चीजें और बड़ी होगी, है ना, अभी फ्लक्स इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, कुछ चीजें और पढ़ने वाले इसमें, वैद्युत फ्लक्स में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे इनकी उसके बाद। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। देखिए तो इसका फिगर एक और हम लोग ड्रा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ हो और यहां से गुजरने वाली वैद्युत रेखाएं हो ये ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो आपकी वैद्युत रेखाएं, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन है और यहां से ये पास हो रहा हो इस तरीके से, देखिए कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग कह दें ये हमारा क्षेत्रफल हो गया वेक्टर, क्षेत्रफल हो गया वेक्टर ए। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कितना, फाई ई बराबर ई इंटू वेक्टर ए, या फाई ई बराबर
ई ए कॉस थीटा। इसके बारे में तीन विशेष स्थितियां होती हैं, विशेष स्थितियां, स्पेशल केस, ठीक है। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां देखिए क्या होता है विशेष स्थिति, स्पेशल केसेस क्या होता है। कहेंगे पहली कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी होगी, कहेंगे जब थीटा बराबर 0 हो तो काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए तो क्या देंगे, फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है बताइए तो जरा, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो कह देंगे फाई ई बराबर ई ए, ये बना, समझ में आ रही है। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति सेकंड केस की बात करेंगे, कहेंगे जब थीटा बराबर 90 हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए तो फाई ई बराबर ई ए, ई इंटू ए कॉस 90, थीटा के स्थान पे 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो जो फ्लक्स होगा हमारा, जो फ्लक्स होगा तो कुल कितना मिलने वाला है, ई ए इंटू 0, और जब किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो उसका मान कितना आता है 0। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तीसरी स्थिति पढ़ लेते हैं, तीसरी स्थिति इसे मिटा देते हैं, जब थीटा का मान कितना हो 180 तो क्या हो जाएगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स थीटा का स्थान कितना रखेंगे 180, ठीक है। और cos 180 का मान अब आपको होगी याद ही नहीं है, कहेंगे cos 180 बराबर लिखते हैं साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 क्या होता है 90 प्लस सॉरी cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस 90 किसमें जाना है दूसरे में, दूसरे मान बदलता है साइन 90 माइनस साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो cos 180 का मान हो गया हमारा कितना -1, तो लिख लेंगे कितना हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए इंटू -1, तो फाई ई बराबर लिखेंगे -e इंटू ए। ये हमें मिलने वाला है, इतनी चीजें होनी वैद्युत फ्लक्स की, ये तीन प्रॉपर्टी होती है। बोलिए यहाँ पे कोई डाउट्स है, मान हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ, cos 180 बराबर cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और दूसरे में क्या होता है उसका मान माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा और मान बदलेगा भी 90 प्लस थीटा का मान, तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और माइनस 90 का मान, सॉरी साइन 90 का मान 1, तो -1 हो गया। बोलिए कोई डाउट है यहाँ पे, चीजें समझ में आ रही है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा, ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा, ठीक है। क्या देखेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स है ना, कहेंगे वैद्युत फ्लक्स का
मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए तो हम लोग जानते हैं कितना होगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये कितना है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? कहेंगे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणे क्षेत्रफल का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है कितना? न्यूटन प्रति कूलम। और गुणे इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, और ये पहला मात्रक हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, और एक दूसरा मात्रक भी होता है वैद्युत क्षेत्र का। दूसरा मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। ये एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक। ठीक है, दूसरा होता है क्या? वैद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या होगा दूसरा मात्रक? इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट, हिंदी में लिखते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, और इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मात्रक दूसरा बनेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, दूसरा मात्रक बनेगा वोल्ट मीटर। संकेत लिख लेंगे इसका, कितना हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की विमा। वैद्युत फ्लक्स की विमा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी? कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की विमा। वैद्युत क्षेत्र की विमा गुणे क्षेत्रफल की विमा ठीक है, ये इसका है, ये इधर का। वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है? देखिए एम एल टी पे -3 ए पे -1, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की विमा। पीछे हम लोग वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? जरा बताइए तो। L2 ना, बीमा के बारे में हमारा एक बहुत ही बृहद वीडियो है, 1 घंटे 26 मिनट का। अगर आपको बीमा और मात्रक नहीं समझ में आते हैं तो उसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बीमा और उसकी मात्रक को बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका, है ना, देखना होगा तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 2 और 1 यहाँ पे 3, ये हो जाएगा ML3 पे ML3 और T पे -3 A पे -1। ये बनेगी बीमा किसकी? वैद्युत फ्लक्स की बीमा। देखिए एक बात जान लीजिए, जब आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछेगा एग्जाम में, ये पूछे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, तो आपको वैद्युत फ्लक्स तो परिभाषित करना ही करना है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे और उनकी 3 स्थितियां होती है उसे भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, और वैद्युत फ्लक्स की विमा, इन दोनों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और जब तक इन दोनों को डिस्क्राइब नहीं करते हैं तब तक जो है हमारा वैद्युत फ्लक्स अधूरा होता है और आपको पूरे नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये गलती कर रहे हो, है ना, तो टॉपिक को पूरा सीखिए, 1 by 1 सीखिए, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? आई होप आपको तीनों टॉपिक समझ में आई होगी, क्षेत्रफल सदिश, खंड कोण और वैद्युत फ्लक्स। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, गॉस प्रमेय, है ना। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, कैसे प्रूव करते हैं, है ना, इस वीडियो को देखेंगे। देखते रहिए विद्यार्थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यार्थी।